कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अनंत बौखलाया। सगी माँ का देहांत हुआ और बेटों को ही खबर नहीं। पूरा हफ्ता बीत गया। तुमने टकलपुर फ़ोन लगाया? सुमंत का चेहरा स्याह हो गया। सक पकाकर उसने नजरें झुका ली। नंदू जी अब भी उसे हैरत से घूर रहे थे। तो तुम्हें अभी तक समाचार नहीं मिला? नहीं। अजीब बात है। मन ही मन बुदबुदाकर उन्होंने एक ऑटो रिक्शा रोका और अपना सामान जमाया। खैर अभी तो मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन का समय हो रहा है। 18 तारीख को वहीं मिलूँगा। धीरज रखना। और उसकी पीठ थपथपाई और रवाना हो गए। सुमंत कुछ क्षण बुत बना रहा। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। पीछे एक कार ने हॉर्न दिया। विचारों के भंवर से बाहर निकल सुमंत ने स्कूटर स्टार्ट किया और उदास मन से घर की तरफ मुड़ गया। उसे अचानक आया देख श्लेषा घबरा उठी। पानी का गिलास थमा, चिंतित स्वर में पूछने लगी, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। फिर दफ्तर से इतनी जल्दी कैसे लौट आए? श्लेषा। सुमंत का कंठ सूख गया। माँ नहीं रही? ओह, कब, कैसे? 7 दिन हो गए। क्या? वह लगभग चीख पड़ी। 7 दिन हो गए और हमें खबर तक नहीं। किसने कहा आपसे? नंदू जी ने। यहाँ किसी काम से आए थे, अकस्मात बाजार में मिल गए। मगर? श्लेषा अचकचाई। अजीब बात है, आपकी माँ और आपको ही खबर नहीं? बड़े भैया का फ़ोन नहीं आया? क्या उन्हें भी खबर मिली होगी? लगता तो यही है। भारी मन से फ़ोन उठाकर अनंत भैया को एसटीडी लगाई। खबर सुनकर अनंत को भी बेहद आश्चर्य हुआ। कमाल है, इस बात की सूचना क्यों नहीं दी गई हमें? आजकल तो गांव-गांव में एसटीडी की सुविधा उपलब्ध है। कहीं नंदू जी को गलत समाचार तो नहीं मिला है? नहीं भैया, छोटी बुआ जी ने स्वयं उनको फ़ोन किया था। नंदू जी के बेटे की शादी 10 दिन पूर्व ही हुई थी, इसलिए दाह संस्कार में वह उठवाने में नहीं जा पाए। कह रहे थे अब 11वें पर जाएंगे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अनंत बौखलाया। सगी माँ का देहांत हुआ और बेटों को ही खबर नहीं। पूरा हफ्ता बीत गया। टकलपुर फ़ोन लगाया? किसको लगाता? वहाँ किसी का नंबर भी तो मालूम नहीं। आपको मालूम है? फिर इसकी खबर की पुष्टि कैसे करें? दीदी को फ़ोन लगाकर पूछें। हंसेंगे नहीं वो लोग हम पर? ऐसा करते हैं। कुछ सोचकर अनंत ने उसे फ़ोन रखने को कहा। दूसरे ढंग से पूछते हैं। और सुमंत के फ़ोन रखने के बाद अनंत ने अपनी पत्नी को कुछ समझाया। फिर मेघा ने अनंत की बहन बेला को फ़ोन लगाया और उधर से फ़ोन उठाने पर मेघा ने पूछा, हेलो, टकलपुर वाली बेला हैं? मैं उसकी सहेली सेवंती यहाँ बैतूल आई थी, सोचा मिल लूँ। क्या? कब? ओह अच्छा अच्छा। और फ़ोन रख दिया। अनंत सिर पकड़कर बैठ गया। खबर सच्ची थी, मगर उन्हें मिली क्यों नहीं? सब रिश्तेदारों को मिल गई, सिर्फ उन्हें ही नहीं दी गई। सगे बेटे को दाह संस्कार के बाद उठवाने पर सारे रिश्तेदार आए होंगे। उस दिन भी दोनों बेटों को जब अनुपस्थित पाया होगा तो उफ, कितनी छीछा लेदर हुई होगी। अपने आप को अपमानित महसूस कर अनंत की गर्दन झुक सी गई। सुमंत को फ़ोन से सूचित कर वहां जाने की तैयारी में जुट गया। 4 घंटे बाद की ट्रेन थी। 12 घंटे का सफ़र था। रास्ते भर इसी उधेड़बुन में रहा। सीट पर बेचैनी से पहलू बदल रही मेघा ने नथुने फुलाते हुए आशंका प्रकट की। मुझे तो गहरी साजिश लगती है। कैसी साजिश? माँ जी के गहने हड़पने की। मैं समझा नहीं। अरे सीधी सी बात है, जब हम पहले पहुँच गए होते तो माँ जी के गहने हम दोनों बहुओं में बंटते, लेकिन अब ना पहुँचने पर कर लिए होंगे किसी ने कब्जे में। किसने? उसी ने जो हफ्ते भर से आकर जमी बैठी है। घृणा से मेघा का चेहरा विशैला हो गया। अनंत ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर झुकाए विचारों की भंवर में डूबता उतरता रहा। अगले दिन प्रातः 10 बजे के लगभग दोनों टकलपुर पहुंचे। पिताजी बाहर बैठक के एक कोने में उदास गमगीन बैठे थे। सामने रिश्तेदार भी शोकाकुल बैठे थे। रिक्शे से उतर अनंत ने सूटकेस एक तरफ रखा और पिताजी की गोद में मुंह छिपाकर जोर जोर से रोने लगा। कैसे हो गया यह सब? हमें खबर तक नहीं मिल पाई। पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया। दीवार से सिर टिकाए, आंखें मूंदे, होठों को कसकर भींच लिया। उनके झुर्रीदार चेहरे पर दर्द की असंख्य लकीरें स्पष्ट दिख रही थी। उधर मेघा रिक्शे से उतरकर अंदरूनी कक्ष में जा अपने आर्तविलाप से पूरे घर को गुंजाने लगी। दीदी से लिपट फूट फूट कर रोते हुए उनके कंधे को तर कर दिया उसने। 3-4 मिनट तक दोनों का यह
करुण विलाप चलता रहा। फिर पिता की गोद से सिर उठा। अनंत ने भीगे स्वर में उलाहना दिया, आजकल तो इतने साधन हो गए हैं, हमें फ़ोन तो करवा तो देता, मगर फिर सोचा कोई फ़ायदा तो है नहीं। क्यों? मुझे लगा क्या पता इस बार भी तुम्हें छुट्टी मिलने में दिक्कत आ जाए। अनंत को यूं लगा मानो भरी महफिल में नंगा कर जूते जड़ दिए हों उस पर। सक पकाते हुए सिर पिटाकर हकलाने लगा, आह, ऐसा कैसे सोच लिया? मरने की खबर सुनकर तो हम हर हाल में आते। और जीते जी? बात काटते हुए पिताजी का कंठ हठात रुंध हो गया। अनंत कुछ न कह सका। उसके लिए मुंह छुपाना दुश्वार हो गया। पिताजी से ऐसे आक्रामक रुख की उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। पिताजी ने एक ही बार में उसका संपूर्ण जीवन चरित्र उधेड़ कर रख दिया था। वहां बैठे पांचों रिश्तेदार होठ पर मुस्कान रोक मन ही मन अनंत की स्थिति का आनंद लेने लगे। अनंत के लिए वहां बैठना असहाय हो गया, मगर उठकर जाता भी कहाँ? क्या घर छोड़कर वापस चल देता? उसी समय सुमंत श्लेषा का रिक्शा रुका। श्लेषा रोती हुई अंदर चली गई। सुमंत पिता के गले से लिपट स्वर्गीय माँ को याद कर रोने लगा। उसका चेहरा आंसुओं से तर था और कंठ गम से अवरुद्ध था। बस स्वर में हाय माँ, ओह माँ का विलाप करता रहा। कुछ मिनट रोने के बाद उसने हिचकियाँ लेते हुए पिता को उलाहना दिया, खबर तो करनी थी हमें। कैसे करता? बात काट पिताजी ने अपनी लाचारी बताते हुए कहा, मैं अकेला बूढ़ा दाह संस्कार का इंतजाम करता या तुम्हें फ़ोन करने आता। किसी को भी कह देते। ऐसे वक्त पर तो हर कोई सहयोग करने आ जाता है। सब कहने की बातें हैं बेटा। ठंडी सांस लेते हुए पिताजी ने सवालिया निगाहों से कहा, आज के ज़माने में तो लोगों को अपनों के लिए ही समय नहीं मिलता, तो परायों के लिए कौन खटता है? सुमंत सकपका गया। वह समझ नहीं पाया कि पिताजी वास्तव में जमाने की शिकायत कर रहे हैं या बेटों पर कटाक्ष। अचकाकर उसके मुख देखता रह गया। वह पिताजी मुंह फेरकर बाहर सड़क की तरफ देखने लगे। सुमंत के लिए वहां बैठना असहाय हो गया। रिश्तेदारों की मुख मुद्रा तो उसने पहले ही भाप ली थी। वे सब दबी छुपी व्यंग्यात्मक मुस्कानों से उसकी स्थिति का आनंद ले रहे थे। सुमंत के तन मदन में आग लग गई। मन तो हुआ पिताजी से पूछे कि माँ के मरने पर 8-10 घंटों के अंदर ही सारे रिश्तेदार आ गए थे, किसने किए थे इन सबको फ़ोन? क्या इसी तरह हमें भी फ़ोन नहीं किया जा सकता था? किंतु पूछने की हिम्मत न कर सका। वहाँ उसका अब दम घुटने लगा था। बेला दीदी से मिलने का बहाना कर वह उठा और पीछे पीछे अनंत भी चल दिया। अंदर बेला तीनों बुआओं के संग किसी कार में व्यस्त थी। बेला दीदी के हाथ में कोई लिस्ट थी और तीनों बुआ सामने रखे सामान उसके अनुसार मिला रही थी। मेघा श्लेषा एक और उपेक्षित सी बैठी थी। कमरे में प्रवेश करते वक्त सुमंत ने सोचा, बेला दीदी दोनों भाइयों को देखते ही दौड़ते हुए उनके गले लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ेंगी। फिर दोनों भाई उन्हें संतावना देंगे, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बेला ने एक क्षण के लिए उचटती नज़र उन पर डाली और पूर्ववत अपने कार्य में व्यस्त हो गए। तीनों बुआओं ने भी बेला का अनुसरण किया। अनंत सुमंत कट कर रह गए। चुपचाप मेघा श्लेषा के पास आकर बैठ गए। चारों को एक एक पल काटना दूभर हो रहा था। कुछ समय तक माँ के बारे में इक्का दुक्का प्रश्न पूछते रहे। फिर स्नानादि करने का बहाना कर चारों वहाँ से उठ खड़े हुए। उनके जाने के बाद एक लंबी सांस ले बेला ने लिस्ट नीचे रख दी। उसका मन माँ की याद में बुरी तरह तड़प रहा था। जिस रात माँ शांत हुई उससे एक दिन पूर्व ही बेला व छोटी बुआ वहाँ पहुँची थी। रात 1:30 बजे के लगभग माँ को घबराहट होने लगी। पिताजी डॉक्टर को बुलाने जाने लगे तो माँ ने कसकर हाथ पकड़कर रोक लिया। पिताजी ने हाथ छुड़ाकर जाना चाहा, लेकिन माँ ने पुनः रोक लिया। वह अस्फुट टूटे स्वर में कुछ बड़बड़ा रही थी। संभवतः उन्हें आभास हो रहा था कि बिछोड़ने की बेला आ गई है। वह नहीं चाहती थी कि अंत समय में जब प्राण निकलें तो पति भी सामने ना रहे। पिताजी इधर डॉक्टर को बुलाने जाते, उधर उनके प्राण। पिताजी को रुकना ही पड़ा। माँ की ऊर्ध्वश्वास चलने लगी थी और पिताजी बेबसी से अपनी जीवन सहचरी को मौत के मुख में जाते देख रहे थे। भरा पूरा परिवार है, 2-2 कमाऊ बेटे बहू हैं, पोते पोतियां हैं, मगर साथ रहने वाला कोई नहीं। काश इनमें से कोई भी एक वहाँ होता। भावतिरेक में उनके नेत्र छलछला आए। कुछ क्षणों बाद उन्होंने अपने मन को स्थिर किया और ठाकुर जी की मूर्ति के पास रखा गंगाजल की शीशी उठाई और फिर तुलसी के पत्ते माँ के मुख में रख चम्मच से गंगाजल पिलाने लगे। गीता के 5वें अध्याय उन्हें बचपन से ही कंठस्थ थे।
उसका पाठ करने लगे। माँ तुलसी व गंगा जल का पान करती गीता का श्रवण करती रहीं। बेटों से एक बार मिल लेने की कसक उनके मन को अंतिम क्षणों तक चुभ रही थी। पिताजी ने पिछले माह दोनों को फ़ोन किया था, किंतु बेटों को आने की फुर्सत नहीं मिली। यह आस मन में संजोए लगभग 8-10 मिनट वे पिताजी की बाहों में तड़पती रहीं। अंतिम सांस निकलने से पूर्व उन्होंने हाथ बढ़ा पिताजी के चरणों को स्पर्श किया। सामने ठाकुर जी को निहार अपने नाथ के मुखारविंद पर नजरें स्थित थे और हाथ जोड़ प्राण त्याग दिए। स्तब्ध पिताजी अपनी जीवन संगनी की निष्प्राण काया कलेजे में चिपटाए फूट फूट कर रो पड़े। जीवन भर जिसके हंसते हंसते बिना शिकायत पूर्ण समर्पण भाव से साथ निभाया, आज वह जीवन भर उन्हें अकेला छोड़ अनंत में विलीन हो गई। पिताजी का कलेजा मुंह को आने लगा। वे अपने आप को बेहद अकेला महसूस कर रहे थे। इतना बड़ा घर है, 2-2 बेटे बहू, पोते पोतियाँ, मगर उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं। लोगों को पैसों की कमी के कारण इलाज नहीं मिलता। यहाँ औलाद की विमुखता के कारण पैसा होकर भी नहीं मिल पाया। माना मौत अटल है, मगर कुछ खटपट तो की जा सकती थी। क्या फ़ायदा 2-2 बेटे होने का, इससे तो पुत्रहीनता भली। और ऐसे ही उद्वेलित क्षण में उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। आंसूपोंछ माँ की निष्प्राण काया पर चादर उड़ा, गमले से 2 पुष्प तोड़ उन पर चढ़ाए और दरवाज़ा खोल घर के बाहर आए। कॉलोनी की सुनसान सड़कें रात के सन्नाटे में साए साए कर रही थीं। छड़ी टेकते हुए कॉलोनी के बाहर मेन रोड पर आए। वहाँ एक एसटीडी बूथ था। बूथ का मालिक वहीं पर रहता था। घंटी बजा उसे जगाया। उसके दरवाज़ा खोलने पर असमय जगाने के लिए माफ़ी मांगी और छोटी बुआ को फ़ोन लगाया। बुआ को उन्होंने सख्त ताकीद कर दी कि दोनों बेटों और उनके ससुराल को छोड़ बाकी सब रिश्तेदारों को सूचित कर देना। हतप्रभ रह गई बुआ उपापोह करने लगी, लेकिन पिताजी ने कसम दे मुंह बंद कर दिया। फ़ोन कर पिताजी घर लौटे। सोना घर उन्हें काटने को दौड़ रहा था। छोटी बुआ पास ही के गांव में रहती थी। आधे घंटे में फूफा जी के साथ वह मोटरसाइकिल से आ गई। आते ही पिताजी के गले लग फूट फूट कर रो पड़ी। पिताजी के मन की पीड़ा रोके नहीं रुक रही थी। वे भी बच्चों के समान बिलखने लगे। छुटकी, मैं एकदम अकेला रह गया। बुआ और फूफा जी उन्हें बाहों में भींच ढांढस बंधाते रहे। 2 घंटे बाद बेला अपने पति व बच्चों के संग आ गई। थोड़ी ही देर बाद बड़ी व मंझली बुआ भी फूफा जी और बच्चों के संग आ गए। घर में कोहराम मच गया था। पिताजी को धीरज बंधाते हुए सबने समझाना चाहा। अच्छा लगेगा 2-2 बेटों के रहते कोई अन्य चिता को अग्नि दे। पिताजी की रोंदी आवाज़ अब थरथराने लगी। समधी जी, बेटी से माँ बाप यह जरूर पूछ लेते हैं कि सास ससुर का व्यवहार कैसा है, लेकिन कभी ऐसा क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारा व्यवहार उनके प्रति कैसा है। जीते जी क्या कम जला चुके हैं इसे, अब मरने के बाद क्या फ़र्क पड़ता है, कौन फूंक रहा है। पिताजी के 2 टूक शब्दों में इनकार कर दिया। उनकी जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। प्रातः 10 बजे तक और भी रिश्तेदार आ गए। 11 बजे महायात्रा प्रारंभ हुई। उन्हें मुखाग्नि पिताजी ने स्वयं दी। अंत में ठंडी सांस ली। शाम हो गई थी। गरुड़ पुराण का पाठ करने के लिए पंडित जी पधार चुके थे। घर के परिजन रिश्तेदार बैठक व अंदरूनी कक्ष में आकर बैठ गए। अनंत एक कोने में जाकर सिर झुकाकर बैठ गया। उसका चित्त बेहद अशांत था। मस्तिष्क के विचारों के अंदर चल रहे थे। पिताजी के मात्र एक निर्णय से उसके व सुमंत के व्यक्तित्व का एक एक तिनका उड़ा दिया था। दोनों को रिश्तेदारी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। समस्त रिश्तेदारों को मालूम हो चुका था कि पिताजी ने स्वयं ही दोनों बेटों व उनके ससुराल वालों को समाचार देने से मना कर दिया था। ना कहते हुए भी सब समझ गए थे कि एक आसक्त असहाय वृद्ध ने ऐसा अभूतपूर्व निर्णय क्यों लिया होगा। पिताजी यही नहीं रुके। उन्होंने रिश्तेदारों को भेजे जाने वाले शोक पत्र पर सिर्फ अपना ही नाम दिया, बेटों का नहीं। ये पत्र रिश्तेदारों में हर एक के यहाँ पोस्ट हुए, दूर दूर के रिश्तेदारों को भी। बस नहीं हुए तो अनंत सुमंत की ससुराल में। ग्लानि से अनंत की गर्दन झुक गई। उसके सम्मुख अभी एक भारी समस्या और थी, माँ का 12वां। 3 दिन बाद 12वें पर पुनः समस्त रिश्तेदारों का जमपट होने वाला था। कैसे करेगा वह सबका सामना। रिवाज के मुताबिक उस दिन मृतक के बेटों को पगड़ी बांधती है। पिताजी ने इस रस्म के लिए भी स्पष्ट इनकार कर दिया था। इसके बदले उन्होंने
सत्यनारायण भगवान की कथा रखी थी। अब इसके लिए क्या जवाब देगा अनंत रिश्तेदारों को? पगड़ी नहीं होने के कारण तो सब खोद खोद कर पूछेंगे। घबराए अनंत व सुमंत ने अभी कुछ समय पूर्व ही पिताजी से लगभग घिघियाते हुए इस रस्म के लिए याचना की थी, लेकिन पिताजी ने शुष्क सपाट स्वरों में लताड़ दिया था। मतलब क्या है पगड़ी की रट लगाने से? पगड़ी उसे बांधते हैं जिसने जीते जी सेवा की हो। जब सेवा ही नहीं की, उल्टे जी चुराया हो, तो क्या मतलब बेफजूल के ढोंग करने से? इस साफगोई पर अनंत सुमंत कटकर रह गए। गरुड़ पुराण के बाद अनंत धीरे से उठा और किसी काम का बहाना कर घर से बाहर निकला। फिर एक दूरस्थ कॉलोनी में जा वहाँ के एसटीडी बूथ से अपनी व सुमंत की ससुराल फ़ोन लगाया। संक्षिप्त में पिताजी की नाराज़गी भी बतला दी, रिझाते हुए गुहार की कि किसी तरह से पगड़ी के लिए राजी करवा ले। अगली ही सुबह मेघा श्लेषा के माता पिता व अन्य परिजन भी टैक्सियों में भरकर बदहवास आए और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। अनुनय विनय भी की। पिताजी के मुख पर अकड़ के कोई चिन्ह नहीं थे। वे आत्मीयता पूर्वक उन्हें आश्वस्त करने लगे। आप व्यर्थ सोच विचार कर रहे हैं साहब। मेरे मन में किसी भी के भी प्रति कोई शिकायत नहीं है। फिर हमसे क्या नाराज़गी रही? हमें खबर नहीं की। ऐसा है। पिताजी के चेहरे पर कूटनीतिक मुस्कान उभरी। जिनके पत्र आते रहते हैं कुशल क्षेम के, उनके नंबर थे मेरे पास। हड़बड़ी में वहीं खबर करवा सका। दोनों समधी कटकर रह गए। पिताजी ने बेहद सादगी से उन्हें उल्हाना जो दिया था। एक क्षण चुप रहे। बड़े समधी ने बात संभालनी चाहिए। इन लोगों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार रखा, हमने तो सपने में भी इस बात का अनुमान नहीं था। आप यदि एक बार भी पत्र डाल देते। अरे मैं तो समझता रहा आप सब जानते होंगे। नहीं, मामला संभलता देख बड़े समधी जी में कुछ उत्साह जागा। हमें आभास तक नहीं था। अजीब बात है। पिताजी का स्वर थोड़ा भर्रा गया। बहुएं हर साल छुट्टियों में मायके पहुंच जाती थीं। आपने कभी पूछा नहीं कि वे सास ससुर के पास कब जाती हैं? जी, सास ससुर की इच्छा नहीं होती क्या अपने पोते पोतियों से मिलने की? दोनों समधी और उनके परिजन को काटो तो खून नहीं। पिताजी ने संक्षिप्त शब्दों में बहुओं की सेवाहीनता का दुखड़ा बयान कर दिया। सबके सिर झुक गए। पिताजी की रूंधी आवाज़ अब थर्राने लगी थी। समधी जी, बेटी से माँ बाप या तो ज़रूर पूछ लेते हैं कि सास ससुर का व्यवहार कैसा है, लेकिन कभी ऐसा क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारा व्यवहार उनके प्रति कैसा है? समधियों के दिलो दिमाग में सैकड़ों घंटे बजने लगे। वे तो उल्टे खुशी होते थे कि उनकी बेटियों को कोई झंझट नहीं है, स्वतंत्र है अपनी गृहस्थी में। लेकिन यदि उनकी बहू भी इसी तरह की स्वतंत्रता में रहना चाहे तब? वे कांप उठे। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद दोनों समधियों ने अपने अपने अश्रुपूर्ण चेहरे को ऊपर उठाते हुए कहा, अपनी बेटियों के व्यवहार के लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब वे ऐसा कदापि नहीं करेंगी। खैर, इसे आजमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पिताजी ने आदरपूर्वक उनके कंधों को थपथपाया। मैंने दूसरे इंतजाम कर लिए हैं और 12वें के दिन इन इंतजामों का खुलासा हुआ। कथा आरंभ होने से पूर्व बड़े फूफा जी ने घोषणा की, यह मकान पिताजी ने हाई स्कूल के छात्रावास के लिए दान में दे दिया है। इसमें 16 छात्र रह सकेंगे। माँ के गहने बेच पिताजी ने स्कूल के संयुक्त नाम से एफडी करवा दी है। छात्रों से किराया और एफडी का ब्याज स्कूल व पिताजी की देखभाल अच्छी तरह से कर लेगा। उसके बाद यह सब स्कूल का हो जाएगा। सुनते ही मेघा व श्लेषा शर्म से गड़ गईं। अभी तक अपने दुर्व्यवहार से उन्होंने सास ससुर के जीवन में जो अंधेरा किया था, उसकी कालिमा कालिक बनकर उनके सुंदर चेहरों पर पुत गई थी।